Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode that is काव्य की प्यारी बातें 71। रात के वक्त आदित्य देर रात में अपने कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आता है। अंदर आते ही आदित्य की नज़र सबसे पहले काव्य पर पड़ती है जो नींद के आगोश में थी। उसे सोता देखकर आदित्य वॉशरूम में जाकर चेंज करता और काव्य के पास आकर लेट जाता है। आदित्य काव्य को एक नज़र देखती है, फिर काव्य को अपने ऊपर कर लेता है। काव्य कसमसाते हुए फिर से सो जाती है। आदित्य काव्य के बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, मेरे नाम के साथ साथ अब मुझ पर होने वाले हर खतरे भी तुम्हारे नाम हो चुके हैं, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें उस खतरे के साए से भी दूर रखूँगा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए हमारे रिश्ते को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। काव्या फिर से कसमसाते हुए आदित्य के और ऊपर चली जाती है। जहाँ पहले उसका चेहरा सीने पर था, अब उसका चेहरा आदित्य के गर्दन पर पहुँच चुका। आदित्य को अब काव्या के साथ इतनी बेरुखी से बात करना याद आ जाता है, तो वह काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। आदित्य काव्या पर होने वाले खतरे को महसूस करने की वजह से परेशान था। काव्या को कमरे में ना पाकर अपने आप ही शांत करने के मकसद से वह शॉवर के नीचे खड़ा हो गया कि तभी काव्या के वॉशरूम में आ गई। काव्या को देखते ही जैसे आदित्य को अपनी परेशानी को भूलने की वजह मिल गई हो। काव्या को करीब करके आदित्य सुकून तराशने की कोशिश करने लगा और वह कामयाब भी हो गया। आदित्य अपनी सारी परेशानी काव्या के करीब से भूल चुका था कि तभी काव्या ने एक नई परेशानी को जन्म दे दिया। काव्या के इस बात से आदित्य को दोनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कहीं वह परेशानी में काव्या को हर्ट ना कर दे, इसकी वजह से वह वॉशरूम में तुरंत बाहर चला गया और उसके बावजूद भी उसे काव्या को हर्ट कर ही दिया। सुबह ही सूरज की पहली किरणों के दस्तक से काव्या की नींद खुल सी जाती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसका सुकून उसे बड़े ही प्यार से अपने ऊपर करके रखा हुआ है। काव्या अपना सर ऊपर करके आदित्य के हैंडसम चेहरे को देखने लगती है जो बहुत ही शांत से सो रहा था। काव्या अपने दोनों हाथों को बेड पर रखकर आदित्य के माथे को चूम लेती है। इतना करते ही काव्या उठने को होती है कि आदित्य झटके से काव्या के नीचे कर खुद ऊपर आ जाता है। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तुम मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हो। काव्या बड़ी बड़ी आंखों के सवाल लिए कहती है, नाराज़? मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी? आदित्य काव्या के ऊपर से हटकर बैठते हुए कहता है, कल की बेखुदी के लिए। काव्या भी अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और कहती है, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? आपको मुझे नहीं बताना था तो आप डांट कर चले गए। वे एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं बोलना तो सीधे बोल देते, डांटने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कौन सा आपसे ज़बरदस्ती की थी? प्यार से ही तो बोल सकते थे ना। आदित्य की हर हरकत काव्या को मुस्कुराने से बिल्कुल रोक नहीं पाती, लेकिन वह कभी भी काव्या के सामने नहीं मुस्कुराता था, बस अपना शांत एक्सप्रेशन लिए रहता था। आदित्य अगली बार से ध्यान रखूंगा, कहता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या बिल्कुल बच्चों जैसा खुश हो गई, जैसे बच्चों को कह दिया गया हो कि उसे अगली बार से होमवर्क नहीं दिया जाएगा। आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। काव्या बालकनी की तरफ सुबह की खूबसूरत नज़ारों को देखने के मकसद से चली जाती है। कुछ देर बाद काव्या भी बिल्कुल रेडी हो जाती है। आदित्य कबर्ड से कुछ फाइलों को निकाल रहा होता है, तभी काव्या एकदम से उसके सामने खड़ी हो जाती है। काव्या को यूं अचानक देखकर आदित्य उसे आंखें इशारे से पूछता है, तो काव्या सर झुकाए कहती है, हमने एक ऐसा काम कर दिया जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए। आदित्य सवालिया नज़रों से काव्या को देखता है, तो काव्या थोड़ा सर ऊपर करके आदित्य को देखती है और फिर सर झुका कर कहती है, आप गुस्सा कर लीजिए लेकिन ज़्यादा मत करिएगा। आदित्य काव्या के चिन्ह को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसा क्या कर दिया तुमने? काव्या नजरें नीचे हुए झुका लेती है और हिचकिचाते हुए कहती है, वो हमने रुखसार को यहाँ बुला लिया है। काव्या की बात सुनते आदित्य झटके से काव्या के कंधे को जोर से पकड़कर कबर्ड पर सटा देता और गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? आदित्य के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर काव्या सहम जाती है।
और अपने में ही सिमटने लगती है। काव्या डर से कांपने लगती है। आदित्य जो अब यह एहसास होता है तो उसकी पकड़ कंधे पर ढीली हो जाती है और काव्या ने डर से आंखें बंद करके रखी हुई थी। आदित्य काव्या को गले लगाकर शांत होकर कहता है, मैंने मना किया था ना। काव्या कुछ नहीं कहती। काव्या को डरा हुआ महसूस कर आदित्य धीरे से काव्या को अलग करके चिन को पकड़ चेहरा ऊपर करता है तो देखता है कि काव्या की आंखें बंद थीं। आदित्य काव्या को बंद पलकों को चूम लेता है और धीरे से कहता है, कितनी जिद्दी हो तुम। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य को देखती है जो शांत लग रहा था। काव्या, मैं जाऊँ या आपको और गुस्सा करना है। आदित्य काव्या को छोड़ देता है तो काव्या वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। काव्या के जाते आदित्य का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। काव्या नीचे जाती है तो देखती है सभी दरवाजे की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। काव्या भी सबकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने देखती तो दरवाजे पर रुखसार और माया खड़ी थी। विशाखा जी एकदम से कहती हैं, रुखसार। सबको देखते ही रुखसार की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह सबको देखकर बहुत खुश थी। काव्या आगे बढ़कर रुखसार को अपने साथ अंदर लेकर आती है। उसी वक्त अरुणी देवी हॉल पर आती है। रुखसार को देखते ही अरुणी देवी के चेहरे पर गुस्सा उतरने लगता है। काव्या उन्हें आंखों से शांत होने का इशारा करती है। काव्या को ही पता था कि उसने किस तरह से अरुणी देवी और रुखसार को वापस लाने के लिए मनाया। रुखसार अरुणी देवी को देखते ही उनकी तरफ बढ़ जाती है और पैर छूने के लिए झुकती है। रुखसार का ऐसा करते अरुणी देवी अपने कदम पीछे कर लेती है। यह देखकर रुखसार सर ऊपर करके उन्हें देखती है तो अरुणी देवी मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। रुखसार फर्श को छूकर अरुणी देवी के पैरों को महसूस कर आशीर्वाद ले लेती है। रुखसार अब पृथ्वीराज की ओर बढ़ती है। उसके पैर छूती है तो पृथ्वीराज रुखसार के सर पर हाथ रख देते हैं। यह देखकर रुखसार की आंखें नम सी हो जाती हैं। रुखसार पृथ्वीराज के बाद विशाखा के पास जाकर छूने को होती है तो विशाखा जल्दी से उसे पकड़कर गले लगा लेती है। एक्सक्यूज मी। रुखसार के रुके आंसू एकदम से बहने लगती हैं। विशाखा जी रुखसार को गले लगाती है और उसके आंसू एकदम से बहने लगते हैं। विशाखा से अलग होकर रुखसार अमरजीत के पास जाकर झुककर पैर छूती है। अमरजीत भी रुखसार से सर पर हाथ रख देते हैं। मायावती भी रुखसार के गले लग जाती है। हॉल में इस वक्त रूहानी, आदित्य और सौरभ मौजूद नहीं थे। रूमानी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वह रुखसार को देख कैसे रिएक्ट करे। अनुराग को भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह रुखसार से कैसे मिले। रुखसार का चेहरा पूरा मुरझा हुआ था। कई दिनों से वह बीमार बेड पर पड़ी हुई थी। अरुणी देवी सबके चेहरे को देखकर अपनी जगह पर बैठकर एकदम सख्त आवाज़ में कहती हैं, रुखसार को अगर यहाँ रहना है तो उसे हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। रुखसार अरुणी देवी को देखती हैं। उसके साथ ही उसकी सबकी नज़र अरुणी देवी पर टिक जाती हैं। विशाखा पूछती है, कैसी शर्त? अरुणी देवी रुखसार को देखते हुए वही रुखसार असमंजस में बस अरुणी देवी को ही देख रही थी। अरुणी देवी की नज़रें रुखसार से होते हुए उसके पेट पर चली जाती हैं। पेट पर जैसे ही वे देखती हैं उसकी मुट्ठी गुस्से से कस जाती हैं। वह एकदम सर्द आवाज़ में कहती हैं, रुखसार को अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना होगा। यह सुनते ही रुखसार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने परिवार के साथ रहने की इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। विशाखा चौंक कर कहती है, रुखसार प्रेग्नेंट है? काव्या एकदम से कहती है, दादी ये आप। इसके आगे काव्या कुछ बोलती अरुणी देवी तेज आवाज़ में कहती है, काव्या अब आप बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलेंगी। काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। अरुणी देवी रुखसार को देखते हुए बोली, बोलिए रुखसार, क्या आप हमारी शर्त के लिए तैयार हैं? रुखसार तो जैसे अपने होश में खो बैठी थी। वह सर उठाकर देख ही नहीं रही थी। वह कभी भी अपने होने वाले बच्चे को मार नहीं सकती थी। काव्या को रुखसार की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि अरुणी देवी ऐसी कोई शर्त रखेंगी। विशाखा रुखसार के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर अरुणी देवी की तरफ देखकर कहती है, लेकिन माँ, इन सब में इस मासूम जान की क्या गलती है? अरुणी देवी गुस्से से कहती है, ये कोई मासूम जान नहीं, उस हैवान का अंश है और हम अपने घर में उस हैवान के अंश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बताइए रुखसार, आपको उस हैवान का अंश चाहिए या फिर अपना परिवार चाहिए? रुखसार बिल्कुल चुप रहती है। उसकी सोच की क्षमता
अब बिल्कुल नहीं रह गई। रुखसार थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठकर बिना कुछ बोले बाहर जाने लगती है। सबको समझते देर नहीं लगती कि रुखसार ने मासूम की जान चुनी है। रुखसार को जाता देख सब अपनी जगह से उठ जाते हैं, सिवाय अरुणी देवी के। रुखसार चाह ही रही थी कि अरुणी देवी की आवाज़ के उसके कदम रुक गए। रुखसार, इस चौखट को पार करके आप फिर से वही गलती कर रही हैं। हमने आपको पहले भी समझाया था। आपको क्या लगता है आज आप यहाँ से जाकर अपने बच्चे को बचा रही हैं? तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रही हैं। और वैसे भी आप इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हैं? आपको याद नहीं उस हैवान ने आपके साथ क्या किया था? उसका गंदा खून आप अपने कोख में कैसे पलने दे सकती हैं? रुखसार को अब सारी चीज़ें धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं। अब उसकी आंखें बंद होने सी लगती है। रुखसार एकदम से बेहोश होकर गिरने को होती है कि बाहर से आ रहे सौरभ जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लेता है। रुखसार सौरभ की बाहों में झूल रही थी, वहीं सौरभ उसे एकटक देख रहा था। तनसच की कार पहाड़ियों से घिरा मंदिर पर रुकती है। दूसरी तरफ तनसच की कार पहाड़ियों के घिरा मंदिर की तरफ रुकती है। तनसच और रूहानी बाहर आते हैं। सीढ़ियों को देखकर रूहानी को तो सिर चकराने लगता है। मंदिर पहाड़ी के चोटी पर थी। रूहानी तनसच को देखती है, जो उसे ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। रूहानी, तंश तंश ये तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं। तनसच कहता है, हाँ तो तुम्हें कौन सा चढ़ना है? रूहानी असमंजस में, मतलब? तनसच रूहानी के पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है। रूहानी पहले हैरान होती है। तंश, ये तुम क्या कर रहे हो? बोलते हुए रूहानी उतरने की कोशिश करती है। तनसच रूहानी को कसकर पकड़ आगे बढ़ते हुए कहता है, माँ ने ऐसे ही जाने के लिए कहा है। रूहानी अब बिल्कुल चुप हो जाती है। तनसच और रूहानी की नज़र एक दूसरे से मिले हुए थी। वैसे ही आंखों में देखते हुए तनसच सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। रूहानी के हाथ तनसच के गले में लिपटे हुए थे। वह एकटक तनसच के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। करीब 1 घंटे तक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दोनों मंदिर पहुँच जाते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के साइड पर पत्थर पर तनसच बैठ जाता है और रूहानी उसके साथ बैठकर बाजुओं को पकड़कर अपना सिर तनसच के कंधे पर रख देती है। आंटी ने अचानक हमें मंदिर आने के लिए क्यों कहा? कहते हुए रूहानी सामने की ओर देखने लगती है। तनसच भी सामने देखते हुए कहता है, कल के हादसे से माँ बहुत डर गई है। मुझे कुछ हो न जाए, इस बात का डर उनके मन में बैठ गया है। रूहानी तनसच से अलग होती है तो तनसच उसे देखने लगता है। रूहानी एकदम से तनसच को गोद में बैठ जाती है और अपने हाथों को तनसच के गले में लपेटकर उसे देखते हुए कहती है, तंश, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रूहानी की बात सुनकर तनसच रूहानी को अपनी गोद से उठाकर खड़ा करता है और खुद थोड़े साइड खड़े होकर पहाड़ी की गहराई में देखने लगता है। रूहानी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक तनसच शांत रहता है और फिर कहता है, तुम अपने सपने को भूल रही हो रूह? रूहानी एकदम से कहती है, अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है ही मेरा सपना है तंश। तनसच फिर एक बार चुप हो जाता है। रूहानी बस शांत खड़े तनसच को देख रही थी। तनसच पीछे मुड़कर रूहानी को देखकर कहता है, रूह, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती हम शादी नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता फ्यूचर में जाकर इस बात के लिए कोई आर्ग्यूमेंट हो। अब मैं और तुम्हारे यूं दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी गलतफहमी से बनी बेरुखी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तनसच की बात सुनकर रूहानी की आंखें नम हो जाती हैं। वह नम आंखों से देखते हुए कहती है, कितना गलत थी मैं। अपनी एक गलतफहमी की वजह से तुम्हें कितना हर्ट किया मैंने, कितनी तकलीफ़ दी मैंने तुम्हें। इन सब के बावजूद तुमने हमेशा बस मुझसे प्यार किया। रूहानी अब तनसच के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुखसार बेड पर लेटी हुई थी और उसके साथ अरुणी देवी के सिवाय सारा परिवार मौजूद था। सौरभ रुखसार को चेक करके उसके थोड़ा सा दूर खड़ा एकटक बस उसे ही देख रहा था। अचानक ही सौरभ की आंखों में दर्द उभरने लगता है। वह अपने दर्दों को छुपाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में रुखसार होश में आती है। विशाखा जल्दी से उसके पास जाकर बैठ जाती है। रुखसार सबको जैसे ही देखती है उसे कुछ देर हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। वह अपने पेट पर हाथ रखकर विशाखा को देखकर रोते हुए कहती है, बड़ी माँ, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। विशाखा रुखसार को गले लगाकर शांत करने लगती है। वहाँ खड़े सभी लोगों के आंखें नम थीं। कुछ ही देर में रुखसार सो जाती है।
उसके सोते ही सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं। काव्या उदास सा चेहरा बनाकर कमरे में आती है। कमरे में आदित्य बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। काव्या सीधा जाकर आदित्य के ऊपर पेट के बल लेट जाती है। आदित्य अपना हाथ काव्या की कमर पर रख देता है तो काव्या वैसे ही लेटे बोली, सुनिए। आदित्य कुछ बोलता है तो काव्या फिर से कुछ नहीं बोलता तो काव्या फिर से कहती है, सुनिए तो। आदित्य हूँ में जवाब देता है। काव्या कहती है, आपको पता है दादी ने रुखसार को यहाँ रखने के लिए शर्त रखी। आदित्य जवाब देता है, मुझे सब पता है। काव्या आदित्य के चेहरे को देखती है जिसकी आंखें अब भी बंद थी। वह धीरे से कहती है, आप दादी से बात करिए ना। आदित्य आंखें बंद करके ही कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए रुखसार को यहाँ लाने से मना किया था, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। जैसे तुमने मेरी बात नहीं सुनी वैसे ही दादी भी मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुनती। काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखती रहती है। आदित्य अपनी आंखें खोलता है और काव्या के गालों को छूते हुए कहता है, इसलिए तुम कॉलेज में हमेशा सेकंड आती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो और फिर पछताने लगती हो। काव्या आदित्य को घूरते देखते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं ना समझूं। आदित्य थोड़ी देर काव्या को देखता है और फिर कहता है, बहुत बड़ी ना समझो। खुद के लिए ऐसे शब्द सुन काव्या पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वह एकदम से आदित्य के ऊपर से उठते हुए और थोड़ा जोर से कहती है, आप खड़ूस, ना समझ, अनरोमेटिक, गुस्सैल। और इसी के साथ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 72 पेनफुल नाइट। काव्या फ्लो में आदित्य को बहुत कुछ बोल देती है, लेकिन जैसे उसे इस बात का एहसास होता है वह अपनी आंखें खोल कसकर बंद करते हुए जीभ निकाल देती है और धीरे से बोलती है, आज तो मैं गई। कहते हुए वह धीरे से आंखें खोलती है तो पाती है कि आदित्य अजीब नजरों से उसे ही देख रहा है। काव्या खुद को नॉर्मल करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर बोलती है, वो तो मैं। बोलते बोलते काव्या बेड से उठकर जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है। आदित्य बस उसे देखता रह जाता है। इधर काव्या वॉशरूम में घुसकर दरवाजे को लॉक कर देती है और सिर पर टपली मारते हुए कहती है, मगरमच्छ के मुंह पर हाथ रखने की क्या जरूरत थी। अब पता नहीं क्या करेंगे। काव्या वॉशरूम में टहलते हुए कहती है, बाहर गई तो बुरी फंस जाऊंगी। लगता है आज वॉशरूम में ही सोना पड़ेगा। रात के अंधेरे में टेरेस पर चांद की रोशनी बिखरी पड़ी थी। लगता है आज वॉशरूम में ही सोना पड़ेगा। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में टेरेस पर चांद की रोशनी बिखरी पड़ी थी। सौरभ रेलिंग पर पकड़कर शांत खड़ा सामने की ओर ही देख रहा होता है कि तभी आदित्य भी उसके साइड आकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी होती है। सौरभ आगे देखते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहता है, आखिर क्यों आदि, क्यों वो वापस लौट कर आई है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था ना, तो फिर क्यों वो इस तरह मेरे सामने आ गई, मेरे जख्मों को हरा करने क्यों आ गई। आदित्य चुपचाप खड़ा सौरभ की बात सुन रहा था। सौरभ आदित्य की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहता है, चली गई थी ना मुझे छोड़कर, फिर आज वो क्यों आई है वापस, हमेशा के लिए चली क्यों नहीं गई मेरी ज़िंदगी से, फिर से क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आई है। आदित्य सौरभ की तरफ मुड़कर देखता है। सौरभ को देखते ही आदित्य कहता है, तूने नशा किया है। सौरभ उल्टे कदमों से थोड़ा पीछे होकर कहता है, हाँ मैंने नशा किया है। जिसके जाने के गम में मैं पहले किया करता था, आज वो मेरे सामने आ गई तो मुझे नशा करना पड़ा। आदित्य आगे बढ़कर सौरभ के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे सौरभ लड़खड़ा कर गिर जाता है। आदित्य गुस्से से बोलता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कभी नशा को हाथ भी नहीं कर लगाएगा। तो फिर सौरभ क्या है फर्श से उठकर लड़खड़ाते हुए अपने दिल पर इशारा करते हुए कहता है, आदि मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है यार, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास नशा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आदित्य सौरभ के पास जाकर दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ कर कहता है, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू इन गमों को भूलकर आगे बढ़ेगा, कभी नशा भी नहीं करेगा। सौरभ धड़ से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो मुझे क्या पता था जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस तरह मेरे सामने आ जाएगी। सौरभ फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे वो यहाँ क्यों आई है यार,
उसे तो अपनी मोहब्बत के पास होना चाहिए, और तुम लोगों ने तो उसे रिश्ता तोड़ दिया था ना। तूने तो खुद कहा था कि वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? चली क्यों नहीं जाती इस मोहब्बत के पास जिसके साथ ज़िंदगी भर जीने के लिए चली गई थी? सौरभ की आंखें अब दर्द और नशे से पूरी लाल हो चुकी थी। आदित्य सौरभ के दर्दों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो झट से उसे गले लगा लेता है। सौरभ के दर्द अब आंसू बनकर बहने लगते हैं। वह आदित्य को कसकर पकड़ लेता है। सौरभ के इसी दर्द की वजह से आदित्य ने रुखसार को यहाँ से दूर रखा था, लेकिन वो यह भी कर नहीं पाया। रुखसार से सौरभ बहुत पहले से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार को इजहार नहीं किया था। सौरभ के एहसास के बारे में आदित्य और रॉकी को ही पता था। जब अचानक से रुखसार ने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करने का फैसला किया, तब सौरभ पूरी तरह से टूट गया था। सौरभ का दिल टुकड़ों में बिखर चुका था। वह अपने दर्दों को भुलाने के लिए नशा करने लगा। उसके नशे की आदत से तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने चली गई। आदित्य ने किसी तरह से नशा छुड़ा दिया था। बीतते वक्त के साथ सौरभ नॉर्मल होने लगा, लेकिन आज फिर से रुखसार को आने से सौरभ का दर्द भी वापस आ गया, जिसे वह भूलना चाहता था। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिलहाल तो उसे बिल्कुल पता नहीं है कि रुखसार के साथ कितना गलत हुआ है, और यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि रुखसार प्रेग्नेंट है। आदित्य सौरभ को कुछ रिएक्ट करता ना पाकर थोड़ा अलग करके देखता है। सौरभ नशे की वजह से सो चुका था। आदित्य सौरभ को सहारा देते हुए कमरे में ले जाता है और उसे अच्छी तरह से लेटाकर लाइट्स ऑफ कर देता है और खुद टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर आदित्य अकेला खड़ा होकर सामने की ओर ही देख रहा था। अचानक ही उसके सामने धुंधली सी यादें आने लगती हैं। करीब 8 साल का बच्चा बाहर गार्डन में बैठा हुआ, उसके साथ ही उसकी उम्र का बच्चा उसे थोड़ा दूर बैठा बस उसको ही देख रहा था। वह उससे थोड़ा पास आकर बोला, आदि, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब एक डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारी इस बीमारी को मैं ठीक करूंगा। आदित्य शांत एक्सप्रेशन लिए सौरभ को देखता है तो सौरभ फिर से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरे लिए डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। बीते दिनों की याद करते ही आदित्य सामने देखते हुए धीरे से कहता है, तूने जो कहा था वो तूने कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया यार। मैंने कोशिश बहुत की थी रुखसार को तुझसे दूर रखने की, लेकिन नहीं कर पाया। मैंने तुझे उसी दर्द में धकेल दिया जहाँ से मैं खुद तुझे बाहर लेकर आया था। गार्डन की बेंच पर माया अकेली बैठी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, तो वो साइड में देखती है। रॉकी साइड में खड़ा उसे ही देख रहा था। माया एकदम से उठ जाती है और सर झुकाए कहती है, जी सर, आपको मुझसे कुछ काम था? रॉकी शांत एक्सप्रेशन से कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? माया बस हाँ में सर हिला देती है। रॉकी माया को भी बैठने को कहता है तो माया कुछ दूरी पर बनाते हुए बैठ जाती है। रॉकी सामने देखते हुए कहता है, सोई नहीं अब तक? माया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, सर, मुझे देर सोने की आदत है। माया का यूं बार बार सर बोलने से रॉकी माया को देखने लगता है। माया बिना भाव के सामने ही देखे जा रही थी। कुछ देर तक तो दोनों के बीच ऐसी ही खामोशी रहती है। रॉकी बेंच से उठता और माया को देखते हुए कहता है, गुड नाइट माया। माया वैसे ही सामने देखते हुए जवाब देती है, गुड नाइट सर। रॉकी वहाँ से चला जाता है तो माया की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वह दर्द से खुद से कहती है, रात में जगने की वजह खुद देते हो और पूछते भी खुद ही हो। लगता है तुम मुझे भूल कर बहुत आगे बढ़ गए हो रॉक, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई और ना ही कभी भूल पाऊंगी। माया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेंच से उठकर वहाँ से चली जाती है। आदित्य सौरभ के दर्दों को सोचते हुए बाहर ज़्यादा बेचैन हो जाता है। अपनी बेचैनी को खत्म करने की कोशिश करते हुए वह अपने कमरे में आता है, लेकिन कमरे में उसे सुकून देने वाला गायब थी। आदित्य इधर से उधर नजर घुमा कर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। आदित्य कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम के दरवाजे को थोड़ा पुश करता है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। आदित्य ड्रॉ से चाबी लेकर दरवाजे को खोलता है। वह अंदर जाकर देखता है तो काव्या जमीन पर दीवार से टिककर सो रही थी। आदित्य आगे बढ़कर काव्या को गोद में उठाता है और उसे साथ बेड पर लेटकर खुद लेट जाता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के ऊपर चढ़ जाती है। आदित्य की बेचैन पल भर में गायब हो जाती है
और वह मुस्कुराते हुए काव्या का नाक पकड़कर कहता है, बिल्कुल बच्चों हो अभी भी। दूसरी तरफ प्रीत बहुत बुरी हालत में घर पहुंचती है। रात काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो कोई सो चुके थे सब। प्रीत अपने दोस्तों के घर जाने वाली थी। उसी वक्त आदित्य के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया था, जिससे घर में सबको लगता है कि प्रीत अपने दोस्त के घर में है। एक हफ्ते तक भूखे रहने की वजह से प्रीत पूरी कमज़ोर हो चुकी थी। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन वह सीधा कमरे में जाकर शॉवर लेती है। प्रीत के हाथ और पैर पर रस्सी के बंधने के निशान साफ दिख रहे थे और गालों पर थप्पड़ों के निशान भी मौजूद थे। प्रीत खुद से शीशे में देखते हुए कहती है, कितनी लकी हो तुम काव्या, तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है। जैसी चोटें मैंने तुम्हें दी वैसी, मगर उससे भी ज़्यादा गहरी चोट उसने मुझे दे दी। लेकिन उसने जो भी किया मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने बिना कुछ पता लगाए तुम्हें चोट पहुँचा दिया। हो सकता है मुझे माफ़ कर देना काव्या। प्रीत वॉशरूम में निकलकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद करके कहती है, मैं अब आपको छीनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगी अर्जुन। आप मेरा प्यार हो, मैं उसे अब अपनी ज़िद नहीं बनाऊंगी। अगर आप मेरे किस्मत में हो तो मुझे मिल ही जाओगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो मैं आपसे एक तरफा मोहब्बत करते हुए ही ज़िंदगी भर जी लूँगी। इधर ध्रुव फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आती है, एक लड़की को अभी तक पकड़ नहीं पाए। ध्रुव परेशान होते कहता है, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। उधर से गुस्से भरी चिल्लाते हुए आवाज़ आती है, क्या कोशिश करो, तुम 10 महीने हो गए, तुम्हारे मुंह से बस एक ही शब्द आते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, समझे तुम। कुछ भी करो, उस लड़की को मेरे पास लाओ। अब इधर से कॉल कट चुका था। ध्रुव फ़ोन की स्क्रीन को देखता और सोफे पर टिककर आंखें बंद करके बैठ जाता है। श्रेष्ठा वॉशरूम से बाहर आती है और वो अपनी नज़र सीधे सोफे पर परेशान से बैठे ध्रुव पर पड़ती है। श्वेता सीधे झाकर ध्रुव के गोद में बैठ जाती है और कहती है, व्हाट हैपेंड हबी। ध्रुव एकदम से बोलता है, व्हाट यू नो। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है और वह बोलती है। उससे पहले ही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को लॉक कर देता है। परेशानी की वजह से ध्रुव श्रेष्ठा को रूडली किस करने लगता है, जिससे श्रेष्ठा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा के टॉप अंदर चले जाते हैं। वह उसके सीने को जोर जोर से प्रेस करने लगता है। श्रेष्ठा उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती। ध्रुव श्रेष्ठा को बहुत ही ज़्यादा रूडली उसके साथ होता जा रहा था। ध्रुव अब श्रेष्ठा अब गुस्से से ध्रुव से कहती है कि ध्रुव क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़कर खींच लेता है और दोनों हाथों से श्रेष्ठा के चेहरे को पकड़ता है। श्रेष्ठा ध्रुव के चेहरे को देखकर हैरान रह जाती है। ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे थे जो गालों पर आ चुके थे। ध्रुव नम आंखों से कहता है, वाइफी तुम बचाओगी ना काव्या को, प्लीज़ काव्या को कुछ मत होने देना, प्लीज़ वाइफी काव्या को बचा लो। श्रेष्ठा ध्रुव को शांत करते हुए, पहले शांत हो जाओ, बोलते हुए श्रेष्ठा ध्रुव को सोफे पर बैठाती है और उसके पास बैठकर ध्रुव की आंखों के बहते हुए आंसू को पोंछती है। ध्रुव झटके से श्रेष्ठा के गले लग जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पीठ पर सहलाने लगती है। श्रेष्ठा धीरे से बोलती है, ध्रुव जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बता देते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर में तुमसे ही काव्या को कैसे बच सकती है। मैं सबसे लड़ सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार से नहीं। ध्रुव श्रेष्ठा को टाइटली पकड़कर बोलता है, वाइपी मुझे सोना है। खुद से बातों को नज़रअंदाज करता देखकर श्रेष्ठा ध्रुव को अलग होकर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को कुछ भी ना बोलकर बेड की तरफ ले जाकर खुद लेटकर अपने ऊपर श्रेष्ठा को लेटाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह और सवाल नहीं करने का फैसला करती है। प्यास लगने की वजह से रुखसार अपनी आंखें खोलती है। आंख खोलते ही वह देखती है कि अरुणी देवी उसके पास बैठकर रुखसार को ही देख रही थी। रुखसार हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और सीधा बैठ जाती है। अरुणी देवी अपने हाथ से रुखसार के गालों को छूते हुए कहती हैं, आप ठीक तो है ना रुखसार। अरुणी देवी के इतने मीठे शब्द को सुनकर रुखसार जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग जाती है। रुखसार के ऐसा करते ही अरुणी देवी उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगती है। रुखसार के आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
वह रोते हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए दादी। अरुणी देवी रुखसार को अलग करते आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, इसी दर्द को सहने से हम आपको रोक रहे थे, लेकिन आप हमारे अपने नहीं हैं। फिर भी हमने आपके पोते पोतियों को आप में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। आखिर हमें प्यार में क्या कमी रह गई थी रुखसार? अरुणी देवी की बात को सुनकर रुखसार फफक कर रोने लगती है। उसे भी पता था कि वे एक अनाथ थी। इसके बावजूद अरुणी देवी ने कभी उसे अनाथ नहीं समझा, बिल्कुल अपने खून की तरह प्यार किया। लेकिन इसके बावजूद रुखसार दुनिया वालों के चक्कर में आ गई। अरुणी देवी रुखसार के चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहती हैं, आपने पहले तो हमारी बात नहीं मानी, लेकिन आज हम आपसे फिर एक बार समझाना चाहते हैं। अगर आपने कभी भी हमें अपना माना है तो आप इस बच्चे को अपनी कोख में नहीं रखोगी। यह सुनते ही रुखसार जोर जोर से रोने लगती है। अरुणी देवी फिर से कहती है, हम आपको यूं दर्द में नहीं देख सकते रुखसार, हमारी बात मानिए, अबॉर्शन करा लीजिए। रुखसार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अरुणी देवी रुखसार को गले लगाकर मन में कहती हैं, मैं उस दरिंद्रे के पोते को खून कभी अपने कोख में पलने नहीं दूंगी। तुम्हारी कोख में इस घर को पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। रुखसार रोते रोते थोड़ी देर में चुप हो जाती है। वहीं अरुणी देवी से अलग होकर अपना सिर झुकाए धीरे से कहती है, दादी जैसा आप चाहती हैं हम करने के लिए तैयार हैं। अरुणी देवी यह सुनते ही मुस्कुरा देती है और रुखसार के गाल को छूते हुए कहती है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सो एपिसोड 73, काव्या एंड ध्रुव्स रिलेशनशिप। काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और अपनी आंखों को मसलते हुए बैठ जाती है। बैठकर वह अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाने लगती है। बेड पर ना कोई दिख रहा था और ना ही कमरे में। काव्या वॉशरूम की तरफ नज़र डालती है तो वहाँ भी दरवाज़ा खुला होता है। काव्या उठकर खड़ी होकर टाइम देखती है तो जहाँ सुबह के 5:30 बज रहे थे। काव्या घड़ी को देख ही कहती है, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए? बोलते हुए काव्या फिर से इधर उधर देखते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। काव्या रेडी होकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। लाल रंग की साड़ी जिसमें उसका पूरा फिगर दिख रही थी। साड़ी थोड़ी पतली सी थी जिसमें उसकी कमर और नाभि ट्रांसपेरेंट होकर दिख रही थी। काव्या मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर अपनी सुहाग होने की पहचान को दर्शाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। हॉल में पहुंचते उसे किचन में विशाखा के काम के साथ देती रुखसार दिखती है। काम में साथ देती। वैसे तो बहुत सारे सर्वेंट थे खाना बनाने के लिए, लेकिन विशाखा सुबह की शुरुआत अपने हाथों से बनाए नाश्ते से करवाती। काव्या किचन की तरफ बढ़ जाती है। काव्या को देखे विशाखा बोली, काव्या आपको कुछ चाहिए? काव्या अपनी नज़रें किचन के चारों तरफ डालती हुई कहती है, हम भी आपकी कुछ मदद करें? विशाखा हाँ में सर हिला देती है। तीनों नाश्ता बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी सौरभ अपना सर पकड़कर किचन में आता है। आंटी नींबू है क्या? सौरभ को ऐसे देख विशाखा और काव्या की नज़र उसी पर ठहर जाती है। काव्या एकदम से पूछती है, आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? सौरभ सर उठाकर देखता है तो उसे किचन में काव्या के पीछे सोच में डूबकर काम कर रही रुखसार पर पड़ती है। रुखसार को देखते ही सौरभ ठहर सा जाता है। तभी विशाखा जी गुस्से भरी आवाज़ में कहती है, आपने कल ड्रिंक की थी? सौरभ की नज़र एकदम से विशाखा पर पड़ती हैं जो उसे गुस्से से देख रही थी। विशाखा जी भी सौरभ के तबीयत के बारे में पता था जो उसने ड्रिंक करने से खराब करके रखी हुई थी। सौरभ घबराहट में ना में सिर हिला देता है। विशाखा सौरभ को घुटते हुए आगे बढ़कर उसका कान पकड़ लेती हैं। अच्छा तो अब आप हमसे झूठ भी बोलने लगे हैं? सौरभ अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख पड़ता है, आंटी दर्द हो रहा है। चीख सुनते ही रुखसार अपने खालों से बाहर आती है। वह भी सौरभ को देखने लगती है। विशाखा जी झट से उसका कान छोड़ वार्निंग देती हैं, आज के बाद अगर आपने नशे का हाथ लगाया ना तो फिर से आपके कान सलामत नहीं रहेंगे। सौरभ अपने कान को सहलाते हुए हाँ में सर हिला देता है। काव्या नींबू पानी देते हुए, ये लीजिए। सौरभ काव्या के हाथों से नींबू पानी लेकर एक सांस में पी जाता है और ग्लास को देते हुए कहता है, थैंक यू भाभी।
इतना बोलते ही वह किचन से बाहर निकलने वाला होता है कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है जो रुखसार से कह रही थी, रुखसार आपको भी कुछ खा लेना चाहिए, ऐसे आप भूखे पेट काम करती रहेंगी तो आपके बेबी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। सौरभ के कदम किचन के बाहर ही रुक जाते हैं। रुखसार एकदम से बोलती है, कैसा बेबी भाभी, जो कुछ दिन में ही इस कोक से जुदा होने वाला है। यह सुनते ही विशाखा और काव्या हैरान भरी नज़रों से रुखसार को देखती हैं। विशाखा रुखसार के पास जाकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? रुखसार अपने कामों को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, पहले ही हमने दादी की बात ना मानकर मानव के साथ ज़िंदगी बिताने का ख्याल देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब हम उस गलती को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। दादी जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे, इस बच्चे को अबॉर्शन करा देंगे। विशाखा एकदम से रुखसार को अपनी तरफ पलटती है और उसके चेहरे को देख कर कहती है, हम जानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ और ये माँ की बात ना मानकर ही हुआ है, लेकिन इस समय इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? यह सुनते ही रुखसार की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए विशाखा जी के गले लगकर कहती है, आखिर क्यों बड़ी माँ, प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? विशाखा जी रुखसार के पीठ को रब करके लगती हैं और कहती हैं, आपकी गलती ये नहीं थी कि आपने प्यार किया, बल्कि ये थी कि आपने गलत इंसान से प्यार किया। सौरभ किचन के बाहर खड़ा सारी बातों को सुनकर यह तो समझ गया था कि मानव धोखेबाज था, लेकिन आखिर रुखसार के साथ हुआ क्या, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। वह थोड़ी देर सोचता है और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। श्रेष्ठा गुमसी बालकनी में लगा झूले पर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ यहाँ पे देते नहीं है, एकदम से वो कर देते हैं। श्रेष्ठा गुमसी बालकनी में लगा झूले पर बैठी हुई थी, तभी ध्रुव वहाँ आता है और श्रेष्ठा को यूं गुम देखकर ध्रुव भी झूले में बैठ जाता है और श्रेष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे और काव्य के रिश्ते के बारे में जानना है ना? श्रेष्ठा एकटक ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ छोड़कर सामने की ओर देखते गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है, काव्या से मेरी मुलाकात 2 साल पहले एक अनाथ आश्रम में हुई थी। मैं उस वक्त अनाथ आश्रम के सामने एक लैंड को देखने गया था। मैं लैंड को देख ही रहा था कि मेरी नज़र एकदम से काव्या पर पड़ गई। काव्या अनाथ आश्रम में बच्चों को कुछ सिखा रही थी। सिखाने के वक्त उसके चेहरे पे एकदम सीरियसनेस थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ से उसे देखने लगा। उसको देखते ही पता नहीं क्यों पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी उससे बात करने की, लेकिन मेरे कदम मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। वे वहीं रुककर काव्या को देखने लगा। बहुत देर बाद काव्या वहाँ से चली गई। उसके जाते भी मैं चला गया। दूसरे दिन फिर मैं वहीं पहुँचा। उस वक्त काव्या बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी ने पूरा अनाथ आश्रम जैसे खिल सा गया था। मैं तो उसकी हंसी में ही खो गया था। बोलते ही अचानक से ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वही श्रेष्ठा एक तरफ ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव आगे बोलता है, रोज काव्या को देखना मेरी आदत सी बन गई थी और वह आदत एक दिन काव्या को पता चल गई। यह बोलते हुए ध्रुव उस पल में पहुंच जाता है। काव्या तेज कदमों से ध्रुव के पास जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर, मैं कई दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ। आप मुझे रोज़ देखते रहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं? ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम आपसे कहें कि हमें आपसे मोहब्बत है, तो ध्रुव के ऐसे बोलने से काव्या गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, अपना ये बकवास अपने पास रखिए। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वह वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तो बस आपसे दोस्ती करनी है। काव्या कुछ देर तक ध्रुव को देखती है और फिर एकदम से बोलती है, लेकिन हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी। इतना बोलते ही काव्या पलट कर वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए ध्रुव बस एकटक देख रहा था। उसके बाद से ध्रुव फिर से काव्या को रोज देखने आया करता। काव्या ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती, लेकिन बच्चों के साथ वक्त बिताना ही उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता। एक दिन ऐसे ही ध्रुव काव्या को देखने आता है तो देखता है कि काव्या कुछ लोगों से बहस कर रही थी। ध्रुव उनके पास पहुंचता है। काव्या बहस करते हुए उन लोगों से कहती है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसमें आप लोग ऐसे कब्जा नहीं कर सकते। आप लोग ऐसे करेंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? उनमें से एक आदमी जो गुंडे के समान लग रहा था, वो उंगली दिखाते हुए कहता है,
ए लड़की, हमारे रास्ते में मत आ, वरना जान से जाएगी। जैसे ही ध्रुव यह सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उनमें से एक गुंडे की नज़र ध्रुव पर पड़ती है तो वह डर के कांपने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि ध्रुव सूर्यवंशी कौन है और क्या करता है। काव्या गुस्से से गुंडे को देख रही थी कि एकदम से वह उसकी उंगली पकड़कर मोड़ देती है। उस गुंडे की दर्द से चीख निकल जाती है। ध्रुव जो गुस्से में था वह हैरान रह जाता है। काव्या उसकी उंगली को छोड़कर गुस्से से कहती है, लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। कब से रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। 1 मिनट में तुम्हें सलाखों के पीछे भेज सकती हूँ। वह गुंडा दर्द को संभाले गुस्से से काव्या की तरफ बढ़ ही रहा था कि ध्रुव आगे आकर गुस्से से एक लात मार देता है। ध्रुव को अब सब कोई देखते हैं। उसे देखते ही सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। जमीन पर पड़ा गुंडा की तो जान हलक में आकर ठहर जाती है। सभी वहाँ से डर से भाग जाते हैं। उसके जाते ही ध्रुव पीछे मुड़ता है तो देखता है कि काव्या उसे ही अजीब नजरों से देख रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद काव्या ध्रुव को उंगली दिखाते हुए बोलती है, अगर ये सब आपने करवाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। ध्रुव एकदम से मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा पकड़ रहे रहो। ध्रुव की बात से काव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह ध्रुव को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आश्रम में एक बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे एक सांप काट लेता है। काव्या उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा था। आश्रम के सारे स्टाफ छुट्टी पर थे, बस एक बुजुर्ग महिला थी। बच्चे की हालत देखकर काव्या रो पड़ती है। तभी ध्रुव आकर काव्या के कंधे पर हाथ रखता है तो काव्या उसे देखती है। उसे देखते हुए हड़बड़ाते हुए रोते हुए कहती है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। ध्रुव कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और कुछ ही मिनट में वहाँ डॉक्टर आते ही उस बच्चे को आश्रम के अंदर ले जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। काव्या रोते हुए अचानक ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव काव्या को संभालने लगता है। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर आकर कहते हैं कि वह बच्चा बिल्कुल ठीक है। काव्या दौड़कर उस बच्चे के देखती है और चली जाती है। ध्रुव को इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। काव्या कुछ देर के बाद बाहर आकर ध्रुव को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ कहीं नहीं मिलता। 1 हफ्ते तक ध्रुव कहीं नज़र नहीं आता। काव्या हमेशा उसका इंतज़ार करती थी लेकिन ध्रुव नहीं आता। कुछ दिन बाद ध्रुव आकर उसी जगह खड़ा होकर काव्या को देखने लगता है। जैसी काव्या की नज़र ध्रुव पर पड़ती है वह दौड़ते हुए ध्रुव के पास जाती है और शिकायत लहजे में कहती है, कहाँ चले गए थे आप? हम आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आपने हमें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। काव्या की शिकायतों को सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो आप हमारा इंतज़ार भी करने लगे। काव्या घूर कर ध्रुव को देखती है। ध्रुव हंसते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, कुछ काम पड़ गया था तो मैं उसके बिजी था। काव्या अब कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद शांति रहने के बाद काव्या बोलती है, थैंक यू, अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। काव्या तब बोलते ही ध्रुव को देखने लगती है। वैसे तो ध्रुव को उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं था, उसने तो बस ये सब काव्या के लिए किया था। काव्या ध्रुव को देखते हुए हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हाय आई एम काव्या, हमें आपकी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट है। ध्रुव काव्या के हाथ से हाथ मिलाते हुए जवाब देता है, ध्रुव। काव्या कुछ देर ध्रुव को देखती है और फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, ध्रुव नहीं, आप हमारे लिए मिस्टर हीरो हैं। बीते पल की यादें करते हुए ध्रुव श्रेष्ठा को देखने लगता है जो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा की तरफ होकर बैठ जाता और कहता है, हमारी दोस्ती बढ़ते वक्त के साथ गहरी होती चली गई। काव्या हमेशा मुझसे मिलने आया करती थी और मैं भी वक्त निकालकर किसी भी तरह काव्या से मिलने जाता था। काव्या को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं कभी उसे बताना भी नहीं चाहता था कि आखिर मैं क्या हूँ और क्या काम करता हूँ। काव्या दूसरों की भलाई में विश्वास रखती थी और मैं तो बस लोगों की बुराई करता था। वैसे काव्या से मिलने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ये सब करना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बातें मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी। बदले वक्त के साथ सारी फीलिंग्स भी बदलती चली गई। मैं काव्या से प्यार करने लगा था। वो है ही इतनी मासूम
क्यूट कि मेरे दिल उसे चाहने से रोक नहीं पाया, लेकिन यह मैंने उसे कभी अंदाज़ा तक लगने नहीं दिया कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से थोड़ा भी इफ़ेक्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। काव्य ने हमेशा से मेरे गमों के साथ दिया। जब भी मुझे माँ की याद आती, वह मुझे अपनी गोद में सिर रखकर गमों को दूर करने की ताकत देती। जब भी मैं कुछ गलत करता, तो काव्य की याद आते मेरे हाथ रुक जाते। काव्य ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। मैं तो हमेशा से चाहता था काव्य हमेशा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे, उसके साथ मैं जीना चाहता था, उसी के साथ मरना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे अपने प्यार का इज़हार करना पड़ता। और मुझे अच्छे से पता, अगर काव्य ने मेरे प्यार को नकार दिया तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, और काव्य को बिना देखे मैं रह नहीं पाता। इसलिए मैंने कभी उसे अपने एहसास को हो नहीं बताया, बस एक दोस्त की तरह उसके साथ रहता। समय बीतता, बातें करता, दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन उस दिन एक काली रात को हमारे रिश्ते को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए ध्रुव एकदम से चुप हो जाता है। वह श्रेष्ठा क्यूरियस होकर उसे देख रही थी। सो बाकी का नेक्स्ट में। सो थैंक्स फॉर लिस्टिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।